नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वीडियो अकेडमी पर। और आज इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए जो थर्ड ईयर में हैं और इस टाइम तैयारी कर रहे होंगे, जो एग्ज़ाम आने वाला है 22 जुलाई को, उसके लिए। तो EE 304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग EE 304 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो इस साल पेपर देंगे और या जिनके बैक है, तो जो लोग टेंशन आप लोगों के सर पे मंडा रही है कि यार ये कैसे निकलेगा, इसके तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, मार्केट में कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं मिल रहे हैं। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के और मॉक टेस्ट मैं अपने गूगल क्लासरूम पे लाने वाला हूं, तो दूसरे टेस्ट के लिए आप तैयार रहें। और EE 304 में मिनिमम हम क्या पढ़ें कि बैक ना आए या बैक हो तो निकल जाए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिकल वाले वीडियो ध्यान से देखें, और जो लोग दूसरी ब्रांच के हैं जो इसको देख रहे हैं वो अपने इलेक्ट्रिकल वाले दोस्तों को बताएं, क्योंकि EE 304 ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा कमजोर रह जाता है, क्योंकि या तो ठीक से कॉलेज में हम पढ़ नहीं पाते हैं, या सेल्फ स्टडी कमजोर रह जाती है, या हमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो वो सारी ये तीनों ही बीमारियां मैं यहाँ खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आइए मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं कि क्या हम मिनिमम पढ़ें। तो अगर मैं आपको बताऊं, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7, टोटल 7 यूनिट है, जिसमें से ये 3 यूनिट 5, 6 और 7 ये ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें से काफ़ी मेजर पोर्शन पूछा जाता है और ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि पिछले जो पेपर्स आए हैं उनमें से 10 साल के पेपर्स मैंने देखे हैं, और अगर आपने 5, 6, 7 यूनिट पढ़ ली तो आप कम से कम 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने 5, 6, 7 यूनिट भी अगर ठीक से तैयार कर ली तो आप 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब अगर आप 50 का अटेम्प्ट करेंगे तो 23 तो ले आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अगर सिर्फ मिनिमम से मिनिमम की बात करनी है तो 5, 6, 7 ये तीनों ही यूनिट ऐसी है जो सिर्फ सर्किट ड्राइंग की है, इसमें डिजाइनिंग पार्ट नहीं है। कैसे कि 5 जो है वो है अलार्म सर्किट की, 6 जो है वो है कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट की, और 7 जो है वो है पैनल वायरिंग डायग्राम। तो अगर ये 3 जो सर्किट डायग्राम ड्राइंग वाली जो है, अगर ये आपने ठीक से पढ़ ली, ठीक से प्रैक्टिस कर ली, तो आप आराम से 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और 23 नंबर आराम से ला सकते हैं। इनमें से भी क्या डिटेल से पढ़ना चाहिए, क्या पिछले सालों में पूछा गया है, वो मैं आगे बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो ये तो रही मिनिमम से मिनिमम वालों की बात। इससे थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं। अगर आपने 5, 6 और 7 के साथ यूनिट नंबर 1 ट्रांसफार्मर डिजाइन ये और पढ़ ली, तो आप ये मान लीजिए आप पूरे 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। 70 नहीं तो 60 प्लस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। 62, 63, 64 इतने नंबर का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये 4 यूनिट पढ़ के। इन चारों में से ही मेजर पोर्शन पूछा जाता है अक्सर। तो क्या सर बीच वाली यूनिट किसी काम की नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऑप्शंस में आती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, ये देखिए आप, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये अपने 2014 के पेपर का एनालिसिस है। इस 2014 के पेपर में आप देखिए, फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन सिंबल्स और ट्रांसफार्मर डिजाइन 2 पार्ट थे इसमें। अब मैं एक खास बात आपको और बता दूं कि आज तक जितनी बार भी पूछा गया पेपर 304 में, एक तो इसमें ये सभी और पेपर से अलग आता है। कैसे? और सभी पेपर्स में 8 क्वेश्चन आते थे, 8 में से 5 करने होते थे, पहला कंपलसरी। इसमें इलेक्ट्रिकल डिजाइन और ड्राइंग के पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन आते थे। उन 6 क्वेश्चन में से आपको पहला कंपलसरी होता था और बाकी 5 में से 3 करने होते थे, और हर एक क्वेश्चन 17.5 नंबर का आता था। तो 10 और 7.5, 5, 12.5, 9, 8.5, 8, 9.5 इस तरह के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्बिनेशन आता था, पर ये पहले आता था। अब क्या है, अब सीन बदल गया है। 30 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे और 8 में से 4 करने होंगे, तो 40 नंबर यानी 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो 5 के पार्ट आएंगे, या 10 नंबर का टोटल एक क्वेश्चन आएगा। तो जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, मान लो 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है सिंगल, तो वो अलार्म सर्किट में से बनता है, वो कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में से बनता है, वो वाइंडिंग डायग्राम में से बनता है, वो पैनल वायरिंग डायग्राम में से बनता है। तो 5, 6 और 7 ये ऐसी 3 यूनिट है जिसमें से आप इस बार मान लीजिए सब्जेक्टिव अगर आपने करने हैं 8 में से 4, तो उन 8 में से 3 क्वेश्चन इंडिविजुअली आने ही आने हैं, यानी 30 नंबर तो 5, 6, 7 के पक्के हैं। और जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें भी 5, 6, 7 यूनिट का कहीं ना कहीं रोल होगा। और इसके साथ अगर आपने एक यूनिट और पढ़ ली, यूनिट नंबर 1, तो आप ये मान लीजिए 60 नंबर का तो मिनिमम आप अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, 70 में से 60। तो अगर आप 60 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे तो मैं आराम से मान सकता हूँ कि आप 50% नंबर तो ले ही आएंगे, आप कैसा भी लिखें, तो 30 तो आ गए।
आगे ना, गई गुजरी से गई गुजरी स्थिति में भी आप 30 नंबर ला सकते हैं अगर आपने ये 4 यूनिट पढ़ ली, यूनिट 1, 5, 6 और 7। अब जो बीच की यूनिट है 2, 3, 4, यूनिट 2 है वाइंडिंग वाली, यूनिट 3 है डीसी मशीन वाली और यूनिट 3 है एसी मशीन डिजाइनिंग वाली। तो इन तीनों में से क्या है, डीसी मशीन और जो अपनी एसी मशीन है 3 फेज इंडक्शन मोटर, इनमें क्या क्या मेन टॉपिक होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। और वाइंडिंग डायग्राम में हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम क्या पढ़ लेना चाहिए कि हमारे अगर डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ जाए तो वो हम कर पाए। ठीक है, तो आइए एक एक करके यूनिट के इंपॉर्टेंट देखते हैं। पर मैं आपको बता चुका हूँ 4 यूनिट भी अगर आपने ठीक से पढ़ ली, 1, 5, 6 और 7, तो आपके बैक तो नहीं लगेगी। और इनमें भी क्या खास है, क्या बार बार पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। तो आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े और 1-2 सालों के एनालिसिस बता देता हूँ जो मैंने किए हैं। ये देखिए पिछले साल 2019 का जो पेपर था, स्पेशल वाला नहीं कह रहा मैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए साइड में इधर स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो था सिंबल और यूनिट 1 का, जैसे 2014 के पेपर में था। अब यूनिट 1 का जो ट्रांसफार्मर डिजाइन का आया, सिंगल फेस कोर टाइप ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग अपन को करनी थी, कोर डिजाइन के बारे में आपको इसमें बताना है। 12.5 नंबर का क्वेश्चन आया। यानी अगर आपने ट्रांसफार्मर डिजाइन की आउटपुट इक्वेशन भी ढंग से सीख ली तो आप ये डिजाइनिंग निकाल लेंगे और 12.5 नंबर में से आप 8, 8.5, 9 आराम से ला सकते हैं। और 5 नंबर सिंबल के, ये सिंबल का क्वेश्चन भी आएगा एक ना एक 5 नंबर का, आप देख लेना। इसके लिए मैं मॉक टेस्ट लाइव कर चुका हूं, उस मॉक टेस्ट को आप दे लो, ये कोड आ रहा है, उस मॉक टेस्ट को आप दो, प्रैक्टिस करो, 2-3 बार दो, ताकि आपको जो जो उसमें सिंबल है वो क्लियर हो जाए। उस क्वेश्चन के सिंबल और उसके क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उन सभी को आप याद रखो, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई सिंबल्स जरूर उठ के आएंगे, आप देख लेना। 37 क्वेश्चन का टेस्ट है शायद, वो 37 में से कम आप देख लेना, आपको 12 से 15 सिंबल्स दिख जाएंगे पूरे पेपर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन का आउटपुट एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। और उसी दूसरे क्वेश्चन में यूनिट 3 के साथ क्या है, यूनिट 6 ऑप्शन में है। इसी के साथ यूनिट क्वेश्चन 3 देखो आप, यूनिट 2 के साथ यूनिट 2 ही ऑप्शन में, यानी ये पूरा यूनिट 2 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 देखो, यूनिट 4 और यूनिट 5 ऑप्शन में है। क्वेश्चन 5 यूनिट 6 और 7 ऑप्शन में है, और क्वेश्चन 6 सिर्फ यूनिट 7 का है। तो आप इनमें से देखो, ये नीचे जो मैंने बता रखा है, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट और सिंबल था, दूसरे में 3 और 6 था, तीसरे में 2 और 2 था, 4, 5, 6, 7 और सिर्फ 7। तो पहला क्वेश्चन जो था वो कंपलसरी हुआ करता था, तो यानी यूनिट 1 और सिंबल तो हमें पढ़ना ही है, पढ़ा हुआ ही, वो करना ही है। बाकी हमें इन नीचे वाले 5 में से 3 करने होते थे, तो 7 करना है आपको, 6 और 7 वाला करना है, यानी 5वां और 6ठा क्वेश्चन आपको करना है। और इसके अलावा अगर आप दूसरे क्वेश्चन को करना चाहो तो 10 नंबर आ सकते हैं, और अगर आप चौथे क्वेश्चन को करना चाहो तो जो 5th यूनिट का पार्ट है 12.5 नंबर का, वो आप ला सकते हो। अगर आप इन दोनों को ही केस को जोड़ोगे तो एक में 65 नंबर का आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, एक में 62 का, यानी 60+ आपने अटेम्प्ट कर लिए। थोड़ा सा पुराने पेपर्स को एनालाइज करोगे तो आपको पेपर कैसे बनते हैं, क्या पूछा जाता है, समझ में आ जाएगा। और जब एक बार ये समझ में आ गया ना, तो तैयारी करना बहुत आसान है, किसी भी एग्जाम की, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम। पुराने सालों के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा तैयारी करिए आप लोगों को बताने के लिए, उसी को पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह की तैयारी आप लोग भी कर सकते हो। इसी तरह से स्पेशल 2019 का ये देखिए, 2018 का आप देख सकते हैं। आप इसको पॉज करेंगे, इस पूरे एनालिसिस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्पेशल 2018 का है। तो ये सब मैंने इसीलिए किया है ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही चाहिए नॉलेज के लिए, पर अगर आपको बात अब सिर्फ एग्जाम पास करने की आ रही है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर जनरली जहां से पूछा जाता है वहीं से ही पूछा जाएगा। अगर वो टिपिकल चीज़ आपने पढ़ ली, और ये भी मैं आपको बता दूं, उनको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा और इधर उधर का पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। छोटी बातें सीखोगे तभी बड़ी बात समझ में आएगी।
तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो बड़ी चीज पे पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्रांसफार्मर आउटपुट इक्वेशन। तो ट्रांसफार्मर आउटपुट इक्वेशन समझने के लिए आपको कोर्स की डिजाइन, क्रूसीफॉर्म कोर, टू स्टेप कोर, ये तो समझनी पड़ेगी और समझनी भी चाहिए, क्योंकि किस्मत की बात है कि उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टू स्टेप कोर, क्रूसीफॉर्म कोर, कोर की शेप्स, लेमिनेशन के डायमेंशन, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के अनुसार जो कोर के डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है। ये भी अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया क्या कि पुराने ईयर्स के पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब 2020 के मॉडल की बात कर लेते हैं। 2020 में क्या होगा कि 30 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ये 30 क्वेश्चन भी आप ये मानो कि मोस्टली जो पूछे जाएंगे वो 5, 6, 7 और 1 इनमें से पूछे जाएंगे। अगर आपने 7 यूनिट में से 4 भी ढंग से कर ली तो आपके 30 में से मान लो 20 से 22 क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा कि देखे हुए हैं। तो अगर आप 30 में से 20 भी अच्छे से कर लेते हो तो ठीक ठाक है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। 30 में से 20 इधर कर लिए तो पास होने के लिए तो 3 नंबर ही लाने हैं बस। और अच्छा स्कोर करने के लिए 40 में से अपन 30 का टारगेट करेंगे। तो 20 इधर, 30 इधर, 50 नंबर, 70 में से 50 आ रहे हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो 30 ऑब्जेक्टिव की बात अलग रखते हैं अभी।